कहते हैं मोदी आदिवासियों के भाई नहीं, आदिवासियों के कसाई है। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? कल एक वीडियो आई ना, प्रधानमंत्री घूम रहे थे बंगाल में और एक बच्चा कह रहा है मोदी जी हमारे घर पे गैस नहीं है, तो हाथ हिलाते हिलाते आगे बढ़ गए। अमेरिका का एक वो मीम भी था ना, अमेरिका क्या कहता था बताइए? उन लोगों को लाके बैठाइए ना इन आदिवासी गांवों में। बहुत कम 1% या 2% ऐसे घर होंगे। अगर हम 100 घर में गए हैं तो सिर्फ 2 या 3 ऐसे घर थे जिसमें मुझे सिलेंडर दिखा। जब खाना बनाना होता है तो मोमबत्ती की रोशनी में हम खाना बनाते हैं। बताइए, ये वो दर्द है। जेएमएम के बारे में खबरें आती थी कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन पता नहीं अंतिम समय में क्या हुआ कि इन दोनों के बीच गठबंधन नहीं हो पाया। तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को होगा। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी अभी तक सच में कहीं नहीं दिखे हैं, कांग्रेस पूरे सीन में नहीं है, तो क्या सच में ऐसे ही होगा कि नरेंद्र मोदी हावी हो जाएंगे और कांग्रेस गायब हो जाएगी इस बार? देखिए, जिम्मेदारी राहुल गांधी की भी है ना। अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, आपकी पार्टी नहीं हो पा रही, तो आप कहाँ गायब है? नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। हम लोग असम चुनाव में हैं और असम चुनाव से लगातार आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं असम चुनाव में जो खेती में, जो असम के बागानों में काम करती हैं महिलाएं, उनकी जिंदगी कितनी दुश्वार है, उनकी जिंदगी कितनी कठिन है, उस पर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज ये खबर आई, आज ये हम सब ने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय के बागानों में पहुंचे और उन मजदूरों से बात किए। उन मजदूरों ने अपनी क्या तकलीफ कही होगी, किस प्रोटोकॉल के तहत उनकी मुलाकात हुई है, क्या बात हुआ है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस पर बात करेंगे, इस पर समझने की कोशिश करेंगे किस रणनीति के तहत वहां पहुंचे। क्या हर बार मोदी जिस तरीके से करते हैं कि मेरा यहां से पुराना नाता है, कहा भी होगा कि यहां से मेरा पुराना नाता है, मैं चाय बेचता था, इसी चाय के बागानों से हमारा पुराना रिश्ता है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंजर अफाक हैं, बेबाक बोलते हैं, अपना चैनल है इनका खबर अड्डा, उस पर बेहतरी से अपनी बात रखते हैं, लिखते बोलते पढ़ते बढ़िया हैं। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इन पूरे प्रकरण के पीछे नरेंद्र मोदी वहां गए क्या बात रही होगी। आप लगातार अंजर भाई खबर कर रहे हैं, यहाँ से आसाम के बगीचों में गए, आसाम के बागानों में गए, वहां मजदूरों की आप तकलीफ समझे। क्या लगता है मोदी जी से जो लोग मिले हैं वो कौन लोग हैं, और जो आप खबर कर रहे थे वो कौन लोग हैं? देखिए, आज जो तस्वीरें आई, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर अकाउंट पे जब हम खोल रहे थे, स्क्रॉल कर रहे थे, तो हमें वो तस्वीरें दिखी। देखने के बाद मैं थोड़ी चौंक सा गया कि ये तस्वीर क्या, ये इसी असम, इसी डिब्रूगढ़, क्या इसी आदिवासी इलाके की है जहाँ हम पिछले 1 हफ्ते से घूम रहे हैं, जहाँ की महिलाओं के पास कपड़े नहीं है, फटे हुए कपड़े हैं। नए कपड़े तो छोड़ दीजिए, कोई ऐसी महिला नहीं है जिनके पास अच्छे और ढंग के कपड़े हो। फटे हुए हैं, इनके पास टी शर्ट फटा हुआ है तो ऊपर से शर्ट पहन रखा है, शर्ट फटा हुआ है तो टी शर्ट पहन रखा है। मतलब कपड़ों को देख करके हम अंदाजा लगाते हैं कि ये वो आदिवासी महिलाएं हैं जो चाय बागान में काम करती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर देखी तो हमें लगा कि ये तो कुछ अलग है। तो फिर मुझे लगा कि क्या ये वो कपड़े असम के उन राजधानियों से हेमंत बिश्व शर्मा जो मुख्यमंत्री है, क्या उन्होंने असम की जो कल्चर है, असम का जो कपड़ा है, उन्होंने वो साफ कपड़े, वो नए कपड़े भिजवाए? क्योंकि इससे एक बात और समझ में आती है कि क्या प्रधानमंत्री को फटे हुए कपड़े वाले आदिवासी पसंद नहीं है? क्या वो मजदूर पसंद नहीं है जो खेतों में काम करते हैं? इसलिए तो उनको नए कपड़े पहनाए गए। मैं पिछले 1 हफ्ते से, आप भी घूम रहे हैं, आपने भी देखा होगा ग्राउंड पे कि जब हम चाय बागान में घूम रहे हैं, कपड़े उनके देख करके लग रहा है कि कैसे कपड़े हैं। अगर प्रधानमंत्री वाकई ईमानदार होते, प्रधानमंत्री वाकई इनके हमदर्द हैं, तो उनको वो वीडियो जारी करना चाहिए उन महिलाओं से मिलते हुए, ताकि उनकी हकीकत पता चल सके उस चाय बागान के अंदर। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जब वो वीडियो बाहर आएगी तो बाहर निकलकर प्रधानमंत्री मोदी अपना पैर धोते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहां उनके मल मूत्र पड़े हुए हैं। जिस स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिस इज्जत घर, जिस शौचालय की बात करते हैं कि हमने 8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, करोड़ तो बोलना है जितना बोल दीजिए, हमने करोड़ों में शौचालय बनवा दिए, इज्जत घर बनाया है। लेकिन अगर इज्जत घर उन महिलाओं के घर में, उन आदिवासियों के घर में बन गए हैं, तो फिर वो चाय बागान में मलमूत्र करने पर क्यों मजबूर है? अगर वाकई ये नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी को अपनी वीडियो जारी करनी चाहिए, घूमते हुए दिखाना चाहिए कि महिलाएं जो है, ये जो आदिवासी लोग हैं, वो अपना मलमूत्र खेतों में नहीं कर रहे हैं। अब बताइए ना, जिनकी सैलरी जो है, जिनकी तनख्वाह 250 रुपये हो, दिन भर, कई महिलाओं से हमने बात किया कि वो सुबह 8 बजे आती हैं, शाम में 4 बजे जाती है, दिन भर में 4 केजी पत्ता जमा करना होता है। मतलब 2-2 घंटे में 1 केजी पत्ता नहीं तोड़ पाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उन्हें तोड़ना होता है, और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? 250 रुपये। अच्छा अंजर भाई, 250 पे आते हैं। आपको लगता है कि ये जो 250 रुपये का मामला है, हम भी खबर कर रहे हैं, आप भी खबर कर रहे हैं, वो हाजिरा को लेकर बहुत परेशान है? सरकार जब आई थी नरेंद्र मोदी की 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि बढ़ा के 500, 550 कर देंगे, लेकिन बढ़ा 1 रुपया नहीं है। इस बात
आपकी बात क्या हुई होगी नरेंद्र मोदी से? ये प्रोटोकॉल होगा कि आपको ये बात ही नहीं करनी, या नरेंद्र मोदी ने कैसे आंखें चुराई होंगी कि नहीं चुराई होंगी कि मैं वही आदमी हूं जिसने कहा था कि 500 रुपए देंगे? इस बात की क्या गारंटी है कि जिन लोगों से मुलाकात हुई वो खेतों में मजदूर होंगे? ये भी तो हो सकता है वो बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, वो बीजेपी के पदाधिकारी होंगे, उनको साड़ी पहना दिया गया, उनको पकड़ा दिया गया कि जाइए तोड़िए। अगर वो वाकई मजदूर होंगे तो प्रधानमंत्री मोदी से जितना भी प्रोटोकॉल क्यों ना हो वो पूछेंगे। कल एक वीडियो आई ना, प्रधानमंत्री घूम रहे थे बंगाल में और एक बच्चा कह रहा है मोदी जी हमारे घर पे गैस नहीं है, तो हाथ हिलाते हिलाते आगे बढ़ गए। तो अगर ये वाकई मजदूर होते तो जरूर पूछेंगे। लेकिन बीजेपी ने अक्सर ऐसा किया है कि जहां प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम होता है, उनका प्रोटोकॉल होता है, तो उसमें आम जनता की जगह अपने कार्यकर्ताओं को कपड़े पहना दिए जाते हैं, पर आम व्यक्ति का वेशभूषा बना दिया जाता है और उनको खड़ा कर दिया जाता है। तो ये सवाल ही नहीं है कि उनसे पूछा गया होगा। अच्छा, आपने एक खबर की, हमने भी एक खबर की, हमने दिखाया कि कितनी तकलीफ से जो मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं उनका जीवन कितना तकलीफ दे है। आपके चैनल पे मैंने देखा भी कि कैसे वो मार्मिक तरीके से कह रही है कि उसके यहाँ बिजली नहीं है, वो मोमबत्ती से रात का जीवन चलाती है। आज के इस दौर में जब देश के प्रधानमंत्री और देश के एक सत्ताधारी पार्टी मना रही है कि हम आज़ादी का महोत्सव 75वां महोत्सव मना रहे हैं, स्वर्ण जयंती महोत्सव, या एक लाइन दी गई थी उस पर बहुत खर्च हुआ, पीआर स्टंट भी हुआ, आपको लगता है कि इस देश में ही ये घटना हो रही है जब मोमबत्ती से लोग जिंदा रहने को श्रापित हैं? देखिए, वो लोग जो कह रहे हैं कि असम बदल गया है, डबल इंजन की सरकार में असम का डबल विकास हुआ है, प्रधानमंत्री खुद बोल रहे थे ना, वो ये कह रहे थे कि पहले असम में कट्टे की बात होती थी, बंदूक की बात होती थी, असम के लोग एक दूसरे को गोलियों से मारने पर उतारू होते थे, असम के लोग यही करते थे कांग्रेस की सरकार में। लेकिन आज जब बीजेपी की सरकार पिछले 10 सालों से है, असम में विकास की गंगा बह रही है, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी से तो पूछना पड़ेगा ना कि वो कैसा विकास है जहां लाइट नहीं है, घरों में लोग मोमबत्ती जला रहे हैं। अगर हमारे घर में, आपके घर में हम लोग जब बैठे होते हैं, 5 मिनट फोन चार्ज नहीं होता है तो परेशान हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है दुनिया से हम कट गए हैं। इन लोगों के घर में लाइट नहीं है तो फोन और चार्ज करना और बाकी समस्याओं की तो बात ही नहीं है। मैं घर में गया, आपने भी वो वीडियो देखी कि दिन के 12 बज रहे थे, जैसे हम उस घर में गए, घर में चारों तरफ अंधेरा, खूब अंधेरा था। तो मैंने उनसे कहा कि आप लाइट जला लीजिए ताकि हम उनसे बातचीत कर सके, तो कह रहा बिजली ही नहीं है। मतलब जब मैं सुना उसे तो मैं मतलब सन्ने रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी घर में। मैंने कहा ठीक है अभी नहीं है, लाइट कट गई होगी, रात में कैसे रहते हैं? तो कह रही है मोमबत्ती जला करके हम रात गुजारते हैं, जब खाना बनाना होता है तो मोमबत्ती की रोशनी में हम खाना बनाते हैं। बताइए, ये वो दर्द है, ये वो दर्द है असम के उन आदिवासियों का। बताइए ना, 2026 के दौर में जब हम कह रहे हैं 4 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी हो गई है, हम विश्व गुरु बन गए हैं, 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। अमेरिका का एक वो मीम भी था ना, अमेरिका कौन है, अमेरिका क्या कहता था? बताइए, उन लोगों को लाके बैठाइए ना इन आदिवासी गांवों में, उनको दिखाइए जब वो 5 मिनट दूर जाएंगे अपने मोबाइल फोन से, जब उनको बिजली नहीं मिलेगी, जब उनको पंखा नहीं चलेगा, खाना बनाने की बात करते हैं ना, एलपीजी सिलेंडर की बात होती है, उज्ज्वला योजना की बात होती है। भारी भरकम बजट रिलीज किया गया था, 8 करोड़ को दे दिए, 28 करोड़ को दे दिए। वो दिन नहीं जब मोदी जी कहेंगे 600 करोड़ को। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये क्या कहते हैं, अमेरिका में भी ट्रम्प को जरूरत पड़ी तो मोदी जी ने एलपीजी गैस भेज दिया। बोलना ही तो है, अगर आपने दिया है तो इन घरों में एलपीजी सिलेंडर क्यों नहीं दिख रहा है? बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी, वो ये कह रही थी कि उन्होंने तो एलपीजी सिलेंडर देखा नहीं है। कुछ बहुत कम 1% या 2% ऐसे घर होंगे, अगर हम 100 घर में गए हैं तो सिर्फ 2 या 3 ऐसे घर थे जिसमें मुझे सिलेंडर दिखा। हमने कहा कि इसमें आप सिलेंडर यूज क्यों नहीं करती हैं? तो कह रहे हैं कि इसका 1200 रुपये कहाँ से देंगे? 1200 रुपये ये दे देंगे तो हम खाएंगे क्या? चावल 50 रुपये किलो है, दाल 125 रुपये किलो है, तेल 200 रुपये लीटर है। वो गिनाने लगे तो मैं भी सोचने लगा कि 250 में होगा क्या? जब हम दिल्ली से डिब्रूगढ़ आते हैं, जब दिल्ली से असम आते हैं, फ्लाइट का किराया हमारा 12,000, 15,000, 20,000 हज़ार का होता है। नेता जब अपने स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ दीजिए उनके पास कितने करोड़ का है, लेकिन बाकी नेता जो सांसद है 33 करोड़ का है, लेकिन बाकी जो नेता सांसद जो आएंगे उनका तो किराया और 20-20, 25-25 हज़ार का होगा। ठीक बात है। इनकी पूरी परिवार साल भर का खर्च है, वो मतलब साल भर मजदूरी करेंगे तो उनको इतना रुपया मिलेगा जितना एक टाइम का सिर्फ आने का खर्च है, जाने में तो अलग खर्च है जी। तो जिस तरीके की जिंदगी है, जो वादे किए गए, हेमंत विश्व शर्मा आते हैं, कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आदिवासी हमारे भाई है। एक और वाकया है, हम एक आदिवासी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मोदी जी तो आते हैं, कहते हैं मोदी हम आदिवासियों के भाई हैं। तो पता है वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं मोदी आदिवासियों के भाई नहीं, आदिवासियों के कसाई है। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग?
तो कह रहे हैं सिर्फ उन्होंने जुमला दिया है, सिर्फ झूठे वादे किए, अच्छे दिन का वादा किया था। आदिवासी ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ बीजेपी को वोट दिया, हम कांग्रेस से थक गए थे, हमने देखा था, हम इसलिए बीजेपी को वोट दे रहे थे क्योंकि अच्छे दिन की उम्मीद थी, हमें ये उम्मीद थी कि असम का कुछ बदलाव होगा, असम का कुछ विकास होगा, असम का कुछ भला होगा। चाय बागान की बात होती है, चाय जो पूरी दुनिया में जा रहा है, शायद इस चाय बागान के नाम पर ही हमारा कुछ विकास हो जाएगा। लेकिन आज जब हम प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा चाय से तो बहुत नाम कमा लिया, अब असम चिप बनाएगा, मोबाइल में जो यूज होता है ना चिप। तो आज एक नया जुमला पकड़ा के मोदी जी चले गए असम की जनता से, असम के आदिवासियों को, कि कोई बात नहीं, आपका चाय से आपकी जिंदगी नहीं सुधरी तो आप चिप बनाइए। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी आए और लोगों को नया नया जुमला दिए और कहा कि आपका विकास होगा, ये तमाम मुद्दे जो मोदी जी कहते हैं, लगता है आपको कि फिर इस बार कहीं ना कहीं आदिवासी ठगे जाएंगे और जिस वोट बैंक के तहत इतने सालों तक इस्तेमाल किया जा रहा है वो फिर इस बार इस्तेमाल हो जाएंगे? देखिए, आदिवासियों से मिलकर एक चीज मुझे जो लगी है वो ये है कि आदिवासी भोले बहुत है। क्योंकि आपको याद है, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे, कई आदिवासियों से हमने बात की, महिलाओं से बात की, तो वो ये कह रहे हैं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो उन्होंने कहा था कि उन्हें ज़मीन का पट्टा मिलेगा, और उसके लिए उन्होंने कहा कि 90% काम हो चुका है। 2014 में मोदी जी या 2016 में मोदी जी ये कह के गए कि 90% काम हो चुका है, सिर्फ 10% काम बाकी है। आज भी जब उन लोगों से बोल रहे हैं तो कह रहे हैं मोदी जी तो कह रहे थे कि 10% काम बाकी है। अगर 90 हो गया तो 12 सालों में ये सवाल कौन पूछेगा कि 12 साल में वो 10% काम क्यों नहीं हुआ, वो पट्टा कब मिलेगा। अब इस बार प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, फिर बोलेंगे कि हमारा काम हो गया है, इस बार सरकार बनाइए। तो क्या असम की जनता, असम के आदिवासी भरोसा करते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो हालात है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को देख लिया, हमने बीजेपी को देख लिया, एक नया समीकरण आया है असम के अंदर। हेमंत सोरेन आए हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, और यहाँ जय भारत पार्टी, दोनों का अलायंस है, उसके साथ आए। तो आदिवासियों के बीच एक उम्मीद की किरण इस गठबंधन, इस अलायंस से दिखी है। वो ये कह रहे हैं कि अब हम अपनी पार्टी देखेंगे, हमने बहुत बीजेपी की सरकारें बना ली, हमने बहुत कांग्रेस की सरकारें बना ली, अब हमें अपनी सरकार बनानी है, आदिवासियों की बात करनी। हमने उनसे ये भी पूछा ना कि क्या आप आदिवासी है, क्योंकि बिहार और यूपी की राजनीति में जातीय फैक्टर चलता है। हम यादव है तो यादव को वोट देंगे, हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को वोट देंगे, कुर्मी है तो कुर्मी को वोट देंगे। कितना बड़ा वोट बैंक है नीतीश कुमार का कुर्मी। तो वैसे ही मैंने पूछा कि आदिवासियों को, तो नहीं, ये कहा कि नहीं, आदिवासी के नाम पे वोट नहीं देंगे, बल्कि इसलिए देंगे कि उसे पता है कि हमारा दर्द क्या है और उस दर्द, हमारी तकलीफ क्या है। और वो देखने के लिए कल हेमंत सोरेन पहुंचे थे ना। कल एक घर में पहुंचे, आदिवासी के घर में, जहाँ लाइट नहीं थी, जहाँ गैस चूल्हा नहीं है, उन्होंने खुद अपना टॉर्च लेकर के पहुंचे थे ना। अच्छा, एक बात बताइए, हेमंत सोरेन के आने से कितना समीकरण बिगड़ेगा, कितना समीकरण बनेगा? क्योंकि कांग्रेस और हेमंत दोनों वहां सरकार चल रही है झारखंड में, दोनों गठबंधन में है, यहाँ अलग अलग लड़ रहे हैं। तो इसका फायदा भाजपा को होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, या हो सकता है तीसरा समीकरण बन जाए, जेएमएम हेमंत सोरेन को कुछ गेन हो जाए, वोट परसेंट बढ़ जाए, नेशनल पार्टी बनने की तरफ बढ़े। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है ना, भले ही सत्ता से गायब है, लेकिन कांग्रेस ने बाकी सारी पार्टियों को अपना गुलाम समझ लिया। उनको लगता है कि बीजेपी को हराने के लिए जाएंगे कहाँ, आएंगे तो हमारे पास ही। तो जिसको झुकना है, जो बड़ा भाई है, जो फलदार दरख्त है, उसको झुकना है। वो झुकने के बजाय अलग एटीट्यूड में घूम रहे हैं। अगर असम में आपको लगता है कि आप सरकार बना सकते हैं, अब बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं, बीजेपी की जिस तरीके के काम है, जिस तरीके से लोग परेशान हैं, अगर उसको आपको भुनाना है तो उसके लिए आपको जो भी समीकरण हो आपको देखना पड़ेगा। जेएमएम के बारे में खबरें आती थी कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन पता नहीं अंतिम समय में क्या हुआ कि इन दोनों के बीच गठबंधन नहीं हो पाया। तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को होगा। आदिवासियों के ऊपर क्या, बीजेपी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समीकरण का अगर वो आदिवासी की जो नाराज वोटर है, जो बीजेपी के नाराज वोटर है, वो जेएमएम की तरफ जाते हैं तो कांग्रेस की तरफ नहीं जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को हो सकता है। और ये भी एक पार्टी है, जेएमएम अपनी पार्टी है, तो अपने ही विस्तार के बारे में भी सोचेगी ना कि हमें कैसे नेशनल पार्टी बनना है, हमें कैसे दूसरे राज्यों में जाना है, हमें कैसे अपना विस्तार करना है। अब बिहार में देखिए क्या हुआ था, बिहार में कांग्रेस की हठधर्मी की वजह से अलायंस नहीं हो पाया था ढंग से, और कई सीटों पे फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। कांग्रेस अगर बिहार से नहीं सीख रही है, कांग्रेस अगर हरियाणा से नहीं सीख रही है, कांग्रेस अगर महाराष्ट्र से नहीं सीख रही है, तो कांग्रेस तो अलग दुनिया में है ना। कांग्रेस को फिर आसाम भी सिखा देगा। आसाम के हालात अभी तो मुझे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जब आपस में सरफटौल होगा, आसाम के नेता जब आपस में लड़ेंगे, सुबह में कोई नेता कहता है हम कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ है, और शाम में बीजेपी का पट्टा ओढ़ करके हेमंत विश्व शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो ये जिम्मेदारी राहुल गांधी की भी है ना। अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, आपकी पार्टी नहीं हो पा रही, तो आप कहाँ गायब है? आप असम में प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री होते हुए चुनावी सभा कर रहे हैं, राहुल गांधी कहाँ है? सवाल पूछा जाएगा ना, यही बात है। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी
अभी तक सच में कहीं नहीं दिखे हैं, कांग्रेस पूरे सीन में नहीं है, तो क्या सच में ऐसे ही होगा कि नरेंद्र मोदी हावी हो जाएंगे और कांग्रेस गायब हो जाएगी इस बार? देखिए, डिब्रूगढ़ के इलाके में जो अपर आसाम है, अपर आसाम जो आदिवासियों का इलाका है, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है। लोगों से मिल रहे थे, लोगों के घर पे देखिएगा तो बीजेपी का झंडा टंगा हुआ है, कहीं एक भी झंडा कांग्रेस का नहीं दिखेगा। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारे एक साथी पत्रकार हैं आफताब आलम, द लाइव इंडिया चलाते हैं, वो एक घर में गए, बीजेपी का झंडा टंगा हुआ था, तो इन्हें लगा कि चलिए बातचीत करते हैं, क्योंकि तो फूस का घर है, छप्पर नहीं है, घर में रहने की सुविधा नहीं है, क्या बातचीत करते हैं, क्या कह रहे हैं वो। तो जब वो बात करने के लिए उनके पास पहुंचे और उनसे बातचीत किया, तो वही प्रधानमंत्री मोदी का नाम सुनते ही गुस्से से लाल हो गए। कर हम तो बीजेपी को वोट दिया था, भरोसा किया था अच्छे दिन के नाम पे कि हमारी जिंदगी सुधरेगी, लेकिन सुधरी नहीं। लेकिन उसके बाद भी उनके घर पे झंडा किसका टंगा हुआ है, ये दिलचस्प है, भाजपा का झंडा टंगा हुआ है। तो आप समझिए यही हो रहा है देश में, भाजपा पसंद हो चाहे ना पसंद हो, आपको विकल्प के तौर पर उसी को देखना है। इसलिए भी देखना है कि दूसरी पार्टियां सो रही हैं। देश के सबसे बड़ी विपक्ष में पार्टी है राहुल गांधी और कांग्रेस। अभी तक चुनावी सरगर्मी कब से शुरू हो गया है, लेकिन यहां अभी तक राहुल गांधी और कांग्रेसियों की कोई एंट्री नहीं हुई है। वहीं छोटे दल झारखंड में मुख्यमंत्री हैं, छोटा दल है जेएमएम, उसके मुख्यमंत्री पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। आज 4 दिन हो गए जब वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, आज भी उनकी 2 जनसभाएं हैं और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं सीन से गायब है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।